हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की पॉलिटी की क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास 7th की बुक का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद क्लास 8th की बुक को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अध्याय 8 है बाजार में एक कमीज। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म होती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। लिखा है कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2,500 रुपए कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। तो स्वप्ना ने जो कर्ज लिया है, तो जो व्यापारी है उसने इस शर्त पर कर्ज दिया है कि वह अपनी जो रुई है जो उसके खेतों में उत्पन्न होगी वह उसे ही बेचेगी, किसी और को नहीं बेच सकती। आगे लिखा है कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परसल में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तौल रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6,000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 रुपए काट लिए और स्वप्ना को 3,000 ही दे दिए। तो स्वप्ना कहती है केवल 3,000? व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। तो स्वप्ना कहती है कि इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। तो व्यापारी कहता है अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना कहती है नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 रुपए प्रति क्विंटल में बिकेगा, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा भी समय आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है।
कपास की पैदावार करके स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। तो ये कुरनूल की जो किसान स्वप्ना है उसके बारे में लिखा है कि किस प्रकार उसने कपास की खेती की और वह किस प्रकार व्यापारी को कम दाम में बेच देती है। अब लिखा है इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों की कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। यहाँ पर इरोड में एक दुकान का चित्र छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक दृश्य है, ये लोग कपड़े देख रहे हैं। लिखा है दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। यहाँ आप इन चित्रों में देख सकते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। और यहाँ पर लिखा है कि चित्र 1 में क्या लिखा है, बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते। अब दूसरे चित्र में कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करगे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावर लूम यानी बिजली चालित करगे को देख सकते हैं। ये है बिजली चालित करगा है जिसे पावर लूम कहते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में से 2 से लेकर 8 करगे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करगों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। इस चित्र में व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है।
बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। तो यह दादन व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है कि व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो यह कपड़ा बुनाई के उद्योग में एक व्यवस्था है जो यह बहुत प्रचलित है। आगे लिखा है बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। अब लिखा है दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को बेचता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों से भरसक पूरा करने ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने की कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों को अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है।
जो लगभग 3,000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, यानी कि ये अस्थायी मजदूर होते हैं। जब ज़रूरत होती है तभी इन्हें लगाया जाता है और जब काम खत्म हो जाता है तो इन्हें निकाल दिया जाता है और इन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। यहाँ पर मजदूरों का भुगतान लिखा हुआ है। दर्जी को मिलते हैं 3,000 रुपये प्रति माह, इस्त्री करने वाले को 1.50 रुपये प्रति पीस, जांच करने वाले को मिलते हैं 2,000 रुपये प्रति माह और धागे काटना और बटन लगाने वाले को मिलते हैं 1,500 रुपये प्रति माह। अब लिखा है बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ? लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में भी दर्शा सकते हैं? अब पढ़ेंगे बाजार और समानता के बारे में। लिखा है विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देख बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएगा तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है, क्या आप यह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? ये रेडीमेड वस्त्रों का एक दृश्य दिखाया गया है। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन करें। तो आज के लेसन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है कि किस प्रकार खेत में रुई उगाई जाती है, यानी कपास उगाया जाता है, वह व्यापारी खरीदते हैं। उसके बाद सूत से कपड़ा बुना जाता है, बुनकर जो है करघे से कपड़े को बुनते हैं और व्यापारी इनसे खरीदते हैं। तो किस प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित हैं, किसको अधिक लाभ होता है, किसको कम लाभ होता है, इन सब महत्वपूर्ण तत्वों को जाना। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।